हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा, हमने वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशंस की। कई बार वैलेंसी फैक्टर को हम एन फैक्टर भी बोल देते हैं। ये एक कन्वीनियंट फैक्टर है जो कि रिलेट करता है मॉलिक्यूलर वेट को एंड इक्विवेलेंट वेट को। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करने में ये इजी होता है और स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इट प्लेज ए वाइटल रोल। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जैसा आप बताया कि हमने वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशंस की थी फॉर एसिड बेस रिएक्शंस में एसिड्स एंड बेसिस के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए एंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। चलिए वैसे तो हो गए थे एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स और भी लेते हैं, थोड़ा सा आपका एक्सपोजर और बढ़े तो यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन में हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपाउंड में से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे फेरस ऑक्सिलेट Fe(C2O4), मान लो ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe3 प्लस CO2 में। तो अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना हो, मान लो फेरस ऑक्सिलेट का, आयरन का, CO2 का, तो वी कैन कैलकुलेट हाउ। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। आयरन यहाँ पर +2 है क्योंकि ऑक्सिलेट आयन पर आप जानते हो चार्ज 2- है, तो कार्बन +3 है, यहाँ +3 में आ गया और ये दिस इज +4। करो चेक। तो व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर फॉर्मूला यूनिट और पर मॉलिक्यूल। आयरन कहाँ था? +2, कहाँ गया? +3। कितने का चेंज? 1 का चेंज पर आयरन, एक ही आयरन है तो 1। नहीं, अभी और भी आएगा। कौन? कार्बन के रेस्पेक्ट में। कहाँ है कार्बन? +3, कहाँ पहुंच गया? +4। कितने का चेंज? 1 का चेंज पर कार्बन। और हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन, तो टोटल चेंज 2 और। सो यू विल हैव टू टेक वैलेंसी फैक्टर 3। अच्छा, इस Fe3+ का निकालना हो वैलेंसी फैक्टर तो वी कैन फाइंड आउट हाउ। कहाँ है आयरन? +3, कहाँ से आया? +2। कितने का चेंज? 1 का चेंज पर आयरन, एक ही तो आयरन है तो वैलेंसी फैक्टर 1। कार्बन +4 है, कहाँ से आया? +3 से। कितने का चेंज? 1 का चेंज पर कार्बन, अब एक ही कार्बन तो है पर मॉलिक्यूल, वैलेंसी फैक्टर 1। तो दीज आर द वैलेंसी फैक्टर्स फॉर फेरिक आयन, फॉर CO2। और एक एग्जांपल जैसे As2S3, जब कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू H2AsO4- एंड SO4(2)। मान लो ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं वैलेंसीज। तो आर्सेनिक +3 में है। वैसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया ये रखना होगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कि आर्सेनिक commonly shows +3 and +5. However, it is more stable in the +3 oxidation state. Sorry, +5 oxidation state. तो आर्सेनिक +3, सल्फर -2। आर्सेनिक कहाँ पहुंच गया? देखो +5 में ऑक्सीडाइज होकर के, और सल्फर कहाँ पहुंच गया? -2 से +6 में। चेक करो जरा, व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? आर्सेनिक कहाँ था? +3, कहाँ पहुंचा? +5 पर आर्सेनिक 2 का चेंज, और 2 आर्सेनिक है 4 का चेंज। अभी और क्यों? सल्फाइड आयन की वजह से। सल्फाइड कहाँ पर है? -2, कहाँ पहुंच गया? +6 पर सल्फर 8 का चेंज, और 3 सल्फर हैं 24। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 28। अच्छा, ये भी चाहे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ है आर्सेनिक? +5, कहाँ से आया? +3 से। कितने का चेंज? 2 का चेंज पर आर्सेनिक, और एक ही तो आर्सेनिक है यहाँ। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 2। सिमिलरली वी कैन से वैलेंसी फैक्टर हियर +6 -2 से 8 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 8। और एक एग्जाम्पल जैसे K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन में, और कार्बन
H2CO3 या CO2 में, और नाइट्रोजन मान लो NO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से दिया हुआ है और हमसे कहा जाए कि इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करो। वापस यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +2 में है, कार्बन +2 में है साइनाइड आयन में, और नाइट्रोजन -3 में है। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लें। जैसे साइनाइड आयन है, ये HCN का डेरिवेटिव है, ये स्ट्रक्चर है। आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे और वहां से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली वहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं आयनिक मानते हुए, तो हाइड्रोजन विल कैरी +1 चार्ज, तो कार्बन विल कैरी -1, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अच्छा, जब ट्रिपल बॉन्ड तोड़ते हैं तो हाउ मच ऑफ द चार्ज विल कम? +3 and -3. Since nitrogen is more electronegative, it will carry -3 and carbon will carry +3. बताओ, what is the net charge on carbon? +2. So oxidation number +2 for carbon, -3 for nitrogen. So like that we find out. तो कार्बन हो गया यहाँ पर +2, नाइट्रोजन हो गया -3, आयरन पहुंच गया फेरिक में मतलब +3, कार्बन आ गया +4 एंड नाइट्रोजन +5। आप जरा वैलेंसी फैक्टर चेक करो। नहीं, पोटेशियम डज नॉट अंडरगो द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल्स शो ओनली +1 इन कंपाउंड्स। तो आयरन +2 से +3, 1 का चेंज, तो ये 1 प्लस। कार्बन +2 से +4, 2 का चेंज है पर कार्बन, एंड 6 कार्बन आर देयर, 12। नाइट्रोजन -3 से +5, 8 का चेंज इंटू 6, 48। सम करोगे तो आई थिंक इट इज 61। दैट इज इट, वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, कोई आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछे फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वुड बी व्हाट? इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 61। सो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द वैलेंसी फैक्टर इज नोन, और वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द इक्विवेलेंट वेट इज नोन टू अस। अच्छा, इनके भी वैलेंसी फैक्टर चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। +3 है, +2 से आया है, वैलेंसी फैक्टर 1, वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 8 का चेंज होने की वजह से 8। सो लाइक दैट वी फाइंड आउट। आई थिंक इनफ डिस्कशन एंड इनफ प्रैक्टिस वी हैव डन। स्टिल चलो एक लास्ट केस और। जैसे बेरियम थायोसाइनेट है, ये मान लो ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। बेरियम आयन तो खैर कन्वर्ट होता नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता नहीं है, ये तो ऐसे ही आ गया। प्लस सल्फर, अच्छा सल्फर कहां पर है यहाँ? -2। कार्बन होगा +4, नाइट्रोजन -3। जब भी तो SCN पर -1 चार्ज होता है, -2 +4 -3। अच्छा, मान लो सल्फर को कह दिया कि इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मान लो सल्फर को तो कह दिया SO4 2- में कन्वर्ट हो गया, और मान लो कार्बन नाइट्रोजन में HCN बोल दिया, HCN में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जरा चेक करें, सल्फर +6, अभी तो बताया था HCN में कार्बन कितना +2, और नाइट्रोजन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी -3 था और अब भी -3 है। तो जरा देखें। अच्छा, इस बार ध्यान दो, एक तो सल्फर में चेंज हुआ है और कार्बन में चेंज हुआ है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ गया, जबकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर? नाउ सी, पर मॉलिक्यूल या पर फॉर्मूला यूनिट पूरे के लिए, सल्फर -2 से कहां गया? +6। कितने का चेंज? 8 का चेंज पर सल्फर। ठीक है, 8 क्या इंक्रीज, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन +4 से कहां गया? +2। कितने का चेंज? 2 का चेंज। अच्छा, ये रिडक्शन हुआ है, दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ या दोनों का रिडक्शन नहीं हुआ, तो इस बार घटाएंगे 2 इंटू
पर मॉलिक्यूल या पर फार्मूला यूनिट 2 थायोसाइनेट आयन है, 2 से मल्टीप्लाई और करना होगा. सो यू विल हैव द वैलेंसी फैक्टर कितना, 6 इंटू 2 12. सो दिस इज द वैलेंसी फैक्टर फॉर व्हाट, बेरियम थायोसाइनेट. सो लाइक दैट वी फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. तो ये थे वैलेंसी फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ. इसमें हमने ए करके लिखा था, चलो बी. फॉर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. अब बात ये आती है कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है हर स्पीशीज का जो भी इन्वॉल्व हैं, तो वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. और जब बैलेंस ही कर दी रिएक्शन तो फिर मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्या है. आप ध्यान दो, जब हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो हमने ये बात कही थी कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले जो स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनका एक अल्टरनेट मेथड है. और फायदा ये है कि वी नीड नॉट बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल. अब वही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हमें स्पीशीज का, वेरियस कंपाउंड्स का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें बैलेंसिंग करनी होगी. और जब बैलेंसिंग ही कर दी तो फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत आसान है एंड इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑल्सो. But still, we should know how to find out the valency factor in case of the complete redox reaction. चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, बढ़िया समझ में आएगा आपको. जैसे KMnO4 एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. मान लो H2SO4 और H2SO4 के साथ एसिडिक मीडियम मेंटेन करा करके इट इज कन्वर्टेड इनटू MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4. इसको बैलेंस करेंगे. वैसे मेथड तो सीख लिया था, अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बैलेंसिंग करके कर लेते हैं. तो मैंगनीज प्लस 7, कार्बन प्लस 3, सल्फर में कोई चेंज है नहीं, मैंगनीज प्लस 2 प्लस 4, 5 का चेंज, प्लस 3 से प्लस 4 1, टोटल 2, 2 का चेंज, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 KMnO4, 5 H2C2O4, 2 MnSO4, 10 CO2. अब एक काम करते हैं, 2 पोटेशियम है, पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं. तो K2SO4, सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 सल्फेट और एक और 3 सल्फेट, तो 3 H2SO4. सल्फर को, ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो 8 और ये 28 प्लस 12 40, 8 28 एंड 4 32, 8 H2O. हाइड्रोजन चेक करें, 16 6 10 16. दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. ये हमने पहले भी बैलेंस की थी जब हम बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन सीख रहे थे. तो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द ईच स्पीशीज और ईच कंपाउंड इन्वॉल्व इन ए रिडॉक्स रिएक्शन. तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में फाइंड आउट करने की क्या गाइडलाइन है. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड involved in a redox reaction is defined as total number of electrons involved in oxidation half or reduction half. Divided by
its stoichiometric coefficient. In balanced chemical equation. कैसे जरा देखें। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हाफ में इन्वॉल्व होंगे टोटल, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडॉक्स हाफ में गेन हुए होंगे। जितने ऑक्सीडेशन हाफ में लूज हुए टोटल, उतने ही टोटल रिडक्शन हाफ में गेन हुए होंगे। ये कॉमन बात है इन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो और लिखा है यहाँ पर आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन हाफ और इन्वॉल्व इन रिडक्शन हाफ, कोई से भी ले लो आप। चलो लेते हैं। मैंगनीज +7 में था, +5 में गया। जरा चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। देखिए कितने इन्वॉल्व हुए। +2 में गया है यहाँ, +2। तो +7 से +2, 5 का चेंज पर मैंगनीज, और 2 मैंगनीज हैं, टोटल 10 का चेंज, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यही रिडक्शन हाफ में भी होने चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर कार्बन +3 से +4 में गया है। पर कार्बन 1 का चेंज, 2 कार्बन है तो 2 का चेंज, 2 का चेंज, और यहां 5 है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन हाफ 10 और इन्वॉल्व इन द रिडक्शन हाफ वो भी 10। तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों में 10-10 है। कोई से भी 10 ले लीजिए। तो बताओ कैसे वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करें। KMnO4. How many number of electrons involved in the oxidation half? 10 upon what is the stoichiometric coefficient? 2. What is the valency factor? 10 upon 5. What is the valency factor of H2SO4 in this reaction? 10 upon 3. Mind it, 10 upon 3. ये क्या है? 10 upon 3। बट सर हमने तो पढ़ा था, आप ही ने पढ़ाया था अभी कुछ वीडियोस पहले कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर या तो 1 होता है या 2 होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मेनी H+ आर रिप्लेस्ड। तो मेरे दोस्तों एक बात ध्यान दो, माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ एक राइडर लगा हुआ था, वहाँ एक कंडीशन लगाई हुई थी क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड और बेस, वो जो कैलकुलेट किए थे दे वर इन्वॉल्व ओनली इन एसिड बेस रिएक्शन, नॉट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। और ये H2SO4 कहाँ इन्वॉल्व हुआ है? रेडॉक्स रिएक्शन में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में H2SO4 जब इन्वॉल्व होगा या कोई कंपाउंड इन्वॉल्व होगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इन सच केसेस when acid or base is involved in the redox reaction, valency factor could be fractional, could be anything. So here valency factor of H2SO4 is 10/3. Similarly, we can find out the valency factor of the products also. Total number of electrons involved in the oxidation half or reduction half divided by stoichiometric coefficient. तो ये वैलेंसी फैक्टर 5 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 10/3 हो गया। बट मैंने जैसे अभी कहा, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस ही कर लिया तो आप फिर क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्यों सॉल्व करोगे? आप तो क्वेश्चन फिर बड़ी आसानी से मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दो, स्टाइक्योमेट्री अप्लाई करके, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर आंसर। तो ऐसा कोई खास यूज नहीं है कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करने का, बट फिर भी इफ नीडेड वी कैन फाइंड आउट। अच्छा, इसका यूज आ सकता है टू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर फॉर द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ स्पीशीज undergoing disproportionation. डिस्प्रपोर्शनेशन जैसे क्या फॉर्मूला यूज करें? तो ऐसे में वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, n1 into n2 upon n1 plus n2.
where N1 is valency factor in oxidation, valency factor in reduction. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो ये बहुत आसान है. जैसे हमने कहा था एक बहुत ही कॉमन केस है, हेलोजेंस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम एक्सेप्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जैसे ये एग्जाम्पल लिया था Br2 बेसिक मीडियम में, Br माइनस एंड BrO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. थोड़ा कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेंगे तो ऐसे केसेस में ब्रोमीन 0 से कन्वर्ट हो गया -1 में एज वेल एज +5 में. तो अब अगर हमें वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना हो ब्रोमीन का विच इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो कैसे फाइंड आउट करें? तो एक काम किया करो, आप 2 बार लिख लो ब्रोमीन, एक का रिडक्शन करा दो और एक का ऑक्सीडेशन करा दो. चेक करो वैलेंसी फैक्टर 0 से कहां गया -1 रिडक्शन में, पर ब्रोमीन 1 का चेंज, 2 ब्रोमीन है तो 2 का चेंज, तो N1 इज इक्वल टू मान लो कुछ भी कह लो, N1 N2 मत छोड़ो, यहां पर चेंज कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का. इधर आओ, कहां है ब्रोमीन 0, कहां गया +5, पर ब्रोमीन 5 का चेंज एंड हाउ मेनी ब्रोमीन आर देयर 2 ब्रोमीन, टोटल चेंज 10 इलेक्ट्रॉन का. तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, जैसे यहां ऑक्सीडेशन लिखा था हमने, तो ये N1 हुआ और ये N2 हुआ. N1 N2 आ गए. सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ Br2 इन दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? 2 into 10 upon 2 plus 10, 20 upon 12, 5/3. So this is the valency factor of bromine in this disproportionation reaction. अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर. फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये था H3PO2, ये हीट करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है H3PO4 में फाइनली, प्लस फॉस्फीन, फॉस्फोरस -3 में, फॉस्फोरस +5 में, फॉस्फोरस +1 में. जैसे कि मैंने अभी कहा भी था, 2 बार लिख लो कंपाउंड को, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसे 2 बार लिख लो. एक बार ऑक्सीडेशन करा दो और दूसरी बार रिडक्शन करा दो उसका. तो जैसे H3PO2 मान लो यहां ऑक्सीडेशन करा दिया और यहां हमने रिडक्शन करा दिया, तो +1 से, जैसे यहां भी +1 है, +1 से +5, पर फॉस्फोरस 4 का चेंज, तो बस 4 हो गया. +1 से -3, कितने का चेंज 4 का चेंज, तो यहां भी 4 हो गया. तो बताओ व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO2 इन दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? विल बी व्हाट? तो 4 into 4 upon 4 plus 4, 16 upon 8, 2. So valency factor of H3PO2 in this reaction is 2. So in this reaction, if someone asks what is the equivalent weight, so your answer will be its molecular weight upon 2. So like that we can find out. तो ये था calculation of the valency factor for the species undergoing disproportionation. So this is how we can calculate valency factor. We have taken numerous examples, enough examples to illustrate how to calculate valency factor. Students अगर थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को एक बार रफ कॉपी में नोट करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योरली दे विल गेन द कॉन्फिडेंस एंड दे विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट. फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, कोई किसी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं, तो आई कैन हेल्प देम टू फाइंड आउट वेयर द मिस्टेक हैज बीन डन एंड अकॉर्डिंगली आई कैन क्लियर द पॉइंट्स. तो ये था कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंसी फैक्टर. अब इसका यूज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. यूज तो यही था स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करना इन द केमिकल रिएक्शंस. तो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ ए लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. तो लिखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. मान लो कोई रिएक्शन है A plus B converted to C plus D.
अच्छा, अनबैलेंस्ड, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है मान लो ये, और हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लिखना है, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ all reactants consumed, number of equivalents of each reactant consumed is equal to number of gram equivalents each product formed. The number of gram equivalents of any reactant consumed is equal to number of gram equivalents of any product formed. So we can say that number of gram equivalents of A reacted is equal to number of gram equivalents of B reacted is equal to number of gram equivalents of C formed equal to number of gram equivalents of D formed. The number of gram equivalents of every reactant and every product which have been consumed or formed will be equal. This is called law of chemical equivalence. अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो दो रिएक्टेंट्स या दो प्रोडक्ट्स के बीच में या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के बीच में अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। It is a very common formula, important formula for solving numerical problems in volumetric analysis. N1V1 is equal to N2V2. N1V1 is what? Number of gram equivalents of the species 1 is equal to N2V2 क्या है? Number of gram equivalents of species 2 involved in a chemical reaction. अच्छा, normality इसे और एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। What is normality? Molarity into valency factor. तो molarity 1 into valency factor of 1 into its volume V1 is equal to molarity of second solution, valency factor of that solution into V2। साथ में ये भी पता है आपको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1 is equal to number of moles of 2 consumed or formed into valency factor of 2। तो ये सब फॉर्मूले तो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप तो ये वाला याद रख लो, N1V1 is equal to N2V2। all the questions can be solved based on law of chemical equivalence। चलिए इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर ही मेन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो ऐसे कह दिया जाए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 100 ml 0.2 m पोटेशियम नाइट्राइट सॉल्यूशन। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो फिर आप पहले रिएक्शन लिख लो। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, कौन रिएक्टेंट्स हैं कौन प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आप जानते हो कि इक्विवेलेंट वेट या वैलेंसी फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है किसी कंपाउंड का कि वो प्रोडक्ट में कहां पर पहुंचा है। तो जैसे यहां क्या कहें, KMnO4 पोटेशियम नाइट्राइड एसिडिक मीडियम में, और आपने पढ़ा है कि KMnO4 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्ट्स टू Mn2+, तो लिख लो Mn2+। ये पता होना चाहिए, मैंने वहां भी इंपॉर्टेंट लिखा था प्रीवियस वीडियोस में कि KMnO4
एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, तो +7 से कहां कन्वर्ट हो गया ये? +2 में। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो फिर ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रोजन ऑलरेडी कहां पर है ये? +3 में, और नाइट्राइट आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है NO3 माइनस +5 में। जरा वैलेंसी फैक्टर चेक करो, +7 से +2 कितने का चेंज? 5 का, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ KMnO4 का? 5। अच्छा, यहां भी चेक करो, पोटेशियम नाइट्राइट, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट? +3 से +5, 2 का चेंज पर नाइट्रोजन, एक ही तो नाइट्रोजन है पर फॉर्मूला यूनिट 2। अब अप्लाई करो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कैसे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 consumed is equal to number of gram equivalents of potassium nitrite KNO2 consumed। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैलकुलेट करो, डेटा के हिसाब से क्या दिया हुआ है। पूछा है हमसे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स n किसके? KMnO4 के, इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर व्हाट? 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO2, कितना वॉल्यूम? 0.1 लीटर, इंटू मोलरिटी 0.2, आप तो जानते हो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, हाउ मच? 2, दैट इज इट। तो यहां से आप मोल्स ऑफ KMnO4 जो रिक्वायर्ड होंगे वी कैन कैलकुलेट हाउ मच इट कम्स आउट टू बी। ये हो गया 0.02 इंटू 2, 0.04 अपॉन 5, or we can say that 40 upon 5 into 10 to the power minus 3, 8 into 10 to the power minus 3 mole, यही आंसर होगा आपका। So this is the answer. These many number of moles of KMnO4 will be needed to oxidize the given amount of potassium nitride. I request students के कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक कर लिया करो। हो सकता है मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर कर दूं, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली मेरा पर्पस यहाँ पर ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, एंड कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। कैलकुलेशंस आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वी हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।